हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मस्त बढ़िया। बच्चों, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अभी भी आप लोग शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हो सकता है ले भी रहे हो, बहुत सारे बच्चे लेक्चर्स को देख भी रहे हैं, लेकिन बच्चों डाउट आप लोग नहीं पूछ रहे हो। बच्चों, मैं सीरियस हूँ, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप पढ़ रहे होंगे तो डाउट तो आ रहा होगा। तो आपको डाउट आ रहा होगा तो आप बेझिझक पूछिए। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। मैं इसीलिए हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि हम मतलब हमेशा जो है फेस टू फेस हो, सामने हो, तभी चीज़ें जो हैं क्लियर हो। आज का जो टाइम है आप देख रहे हो, डिजिटल ज़माना है। तो आप कोई भी डाउट है बच्चों पूछ सकते हो। अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि लेक्चर में ही सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। मैं जब बच्चों आपको बताता हूँ चीज़ों को, तो मैं एज अ स्टूडेंट भी मतलब एक विद्यार्थी की तरह भी चीज़ों को सोचता हूँ। और ये सोचता हूँ कि मुझे, अगर मैं एक विद्यार्थी होता तो मुझे क्या डाउट्स हो सकते थे। फिर मैं उन डाउट्स को खुद ही क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये अच्छी बात है कि अगर आपके डाउट्स नहीं हैं लेकिन फिर भी आप बहुत डीपली सोचोगे तो डाउट तो आ ही जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने कल तक के क्लास में बच्चों हार्ट वाले टॉपिक को क्लियर किया था। और बच्चों, हार्ट वाले में मैंने दो वीडियोस लिए हैं, मतलब दो लेक्चर्स लिए हैं हार्ट को कंप्लीट करने में। और उसमें बहुत सारे बहुत ऐसे जगहों पे बच्चों मैंने ब्लड वेसल्स को भी बताया हुआ है। वैसे बच्चों हम लोग ब्लड वेसल्स को अगले मतलब एक अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे जो आज मैं बताने वाला हूँ। बच्चों, ब्लड वेसल्स, मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं। तो बड़ा सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे आप एक चीज़ सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपके घर का मोटर है और यहाँ से एक पाइप निकला हुआ है। फिर ये पाइप बच्चों पूरे घर में सप्लाई रहता है इसका। ठीक है, पहले तो ये मोटर मान लीजिए, और इसको मान लीजिए बच्चों टंकी, है ना, टंकी मान लीजिए। इसको मान लीजिए टंकी। एक सेकंड में फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि टंकी तो ऊपर होता है तो इसलिए थोड़ी हो सकता है कि बच्चों को दिक्कत हो जाए। तो सपोज़ करिए बच्चों ये आपका मोटर है और ये आपका बच्चों टैंक है, वाटर टैंक छत पे जो लगा होता है। तो हमने इसमें से पाइप लगा के और इसमें पानी भरा, इसमें पानी भर दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ से पाइप का सप्लाई होता है और फिर ये अलग अलग जगहों पे जाता है। जैसे मान लीजिए किचन में गया, वहाँ पे एक नल लगा हुआ है। फिर आगे बढ़े तो देखा हमने बाथरूम में हमने दो तीन नल लगा दिया, है ना, शावर लगा दिया, नल लगा दिया। फिर हमने देखा तो हमारा जो डाइनिंग हॉल होता है वहाँ पे हमने बेसिन लगा दिया। तो दो तीन जगह पे जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट हमें हो रही है वहाँ वहाँ पे हम पाइप को पहुँचा दे रहे हैं। और ये पानी पाइप से होते हुए जा रहा है। तो ये पाइप बच्चों क्या हो जाएगा? पाइप आपका मीडियम हो जाएगा। यानी कि पाइप वो चीज़ हो जाएगा जहाँ से आपका पानी जा रहा है। ठीक है बात। अब आप इमेजिन करिए कि ये टैंक से पानी फुहारे की तरह निकलता रहता। अरे भाई, तो काम कैसे होता? वहां पे आदमी जाके नहाएगा, वहीं पे हाथ मुंह धोएगा, वहीं पे खाना बनाएगा। तो इस तरह के सिस्टम को बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो मैंने बताया था आपको एर्थ्रोपॉड्स और फिशेज में देखने को मिलता है। हार्ट होगा उनमें, लेकिन कोई ब्लड वेसल नहीं होगा, कोई ट्यूब पाइप नहीं होगा जो ब्लड को पूरे बॉडी में घुमाता होगा। उससे क्या है ना कि ब्लड टारगेट साइट पे नहीं पहुंच पाएगा। अब उनके अकॉर्डिंग तो पहुंच ही जाएगी, उनका बॉडी भी छोटा होता है। तो बच्चों, हमारा बॉडी भी काफ़ी बड़ा सा है, ह्यूज है। और न जाने कितने सारे टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं। और हर जगह पे ब्लड को जाना है। तो हर जगह पे जाना है तो हर जगह पे सप्लाई भी होना चाहिए। तो ये सप्लाई क्या है? तो ये ट्यूब्स हैं, ये पाइप्स हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में, साइंस की भाषा में ब्लड वेसल्स कहते हैं। समझ रहे हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ब्लड वेसल्स कह देते हैं। समझ रहे बात? तो ब्लड वेसल्स क्या है? तो ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखिएगा। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक एग्जाम्पल है जो एनिमल्स, मैमल्स, है ना, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप यहाँ पे ज़रा देखिए, ये आपका हार्ट है। हार्ट से बच्चों मैंने बताया था कि ये ब्लड निकल रहा है किससे? आर्टरी से। आर्टरीज देखिए, रेड वाला ब्लड जो है ना, ये बच्चों ऑक्सीजन को दर्शाता है, ऑक्सीजन को मतलब डिनोट करता है।
तो ये जा रहा है जा रहा है, पूरे बॉडी में जा रहा है, पूरे बॉडी में जा रहा है। लेकिन अब पूरे बॉडी को तो एग्जाम्पल में नहीं ले सकता है ना, तो इसने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए ये कोई टिश्यू है या कोई ऑर्गन है, इसको मान लीजिए ब्रेन है ये, क्योंकि कोई एक लेना पड़ेगा। और जब वो ब्रेन में पहुंचा, ध्यान दीजिएगा, जब आर्टरी ब्रेन में पहुंचा ब्लड को लेकर के, तो टिश्यू के अंदर वो कैसे घुसेगा, तो क्योंकि आर्टरी थोड़ा थिक होता है, तो टिश्यू के अंदर अगर वो इतना थिकनेस के साथ घुसेगा तो ये बड़ा सा होल कर देगा उसमें, ठीक है ना। तो ये होता क्या, देखिए ये आर्टरी है, जब ये आर्टरी जाएगा किसी टिश्यू में तो थोड़ा सा थिन हो जाएगा, इसको आर्टेरियोल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आर्टेरियोल। और अंदर जाएगा तो और थिन हो जाएगा और पतला हो जाएगा, इसी को कैपिलरी कहते हैं। तो कैपिलरी, वेन, आर्टरी, बच्चों ये अलग नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, दातून होता, दातून समझते हो, दातून, दतवन जिसको हम लोग अपनी भाषा में, गांव देहात की भाषा में बोलते हैं, जिससे हम लोग, गांव के लोग दांत साफ करते हैं। आपने देखा होगा कि जो दातून होता है ना, उसके अगले सिरे को कूच दिया जाता है, पीट पीट को कूच दिया जाता है और उसको एकदम पतला बना दिया जाता है। उसका कारण क्या है बच्चों, ताकि वो दांत के गह गह में, गैप गैप में घुस के अच्छे से सफाई कर सके। पतला होगा तभी तो वो दांत के गैप में घुस पाएगा, बात समझ रहे हैं। तो पतला बनाने, ब्रश का जो ब्रिसल्स होता है वो भी पतला होता है ताकि वो कोने कोने में जा सके। तो इसीलिए ये जो आर्टरी है ये बहुत थिन हो जाता है ताकि टिश्यू में अच्छे से, पूरे टिश्यू में फैल जाए। तो यही देखिए, ये पतला हो गया, कैपिलरी बन गया, ये कैपिलरी बन गया। और जब ये उस टिश्यू को ऑक्सीजन और फूड दे के बाहर निकलेगा, टिश्यू से बाहर आएगा, तब तो वो उस अपना काम कर लिया, तो वहां से अब वो वेन का रूप ले लेगा, वेन बन जाएगा। अब एकदम से तो वेन नहीं बन जाएगा, जैसे ही धीरे धीरे पतला हुआ था वैसे ही धीरे धीरे मोटा होगा। तो पहले थोड़ा मोटा होगा, फिर एक बैग, बाद में थोड़ा सा, बाद में जाके मोटा हो जाए, ठीक है। तो ये वेन, ये वेनियोल यानी कि वेन से थोड़ा पतला और कैपिलरी से थोड़ा मोटा, इसमें क्या होगा बच्चों, CO2। तब ये जाएगा आगे तो ये हो गया वेन, अब फिर ये हार्ट में जा करके ब्लड को ड्रेन कर देगा, ठीक है। तो हम लोग इसको एक न्यू स्लाइड में समझ लेते हैं, ढंग से समझिए, देखिए। तो बच्चों ब्लड वेसल्स के कितने टाइप हो गए हमारे, ब्लड वेसल्स के बच्चों 3 टाइप्स हो गए। एक हो गया बच्चों हमारा आर्टरी, एक हो गया बच्चों वेन, और तीसरा टाइप हो गया कैपिलरी। तीनों ही अलग नहीं है, एक ही ट्यूब है, टिश्यू को छोड़ते हुए अपना रूप बदल लेता है। आर्टरी के लिए क्या याद रखना होगा आपको, आर्टरी बच्चों ये बहुत थिक होता है, इसका जो वॉल होता है काफी थिक होता है। क्यों, टू टॉलरेट, टू टॉलरेट द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, द हाई प्रेशर, द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड। आप देखते हो, मैंने कल बताया था कि हमारा जो पल्स होता है वो आर्टरी ही होता है, जहाँ पे बहुत आप अच्छे से इजीली हाथ को रख के ब्लड के मूवमेंट को फील कर सकते हो। हार्ट किस तरह से ब्लड को दबा रहा है, पंप कर रहा है, आप उसको इजीली दबा के फील कर सकते हो। अब ज़रा सोचिए, पतला सा अगर कोई ब्लड वेसल रहेगा तो वो तो फट जाएगा ना प्रेशर से, और ऐसा होता भी है, फट जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो ये चीज़, इसमें वाल्व्स जो है बच्चों, ठीक है। तो इस, ये देखिएगा ये आर्टरी, हाँ एक और चीज़ याद रखिएगा, थिकेस्ट आर्टरी पूछ देगा, थिकेस्ट और बिगेस्ट आर्टरी। तो कल ही बताया था एओर्टा, जो हार्ट के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है। एक ही आर्टरी ऐसा है, अच्छा सारे आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड कैरी करते हैं, याद रखिएगा। ओनली वन एक्सेप्शन आपको याद रखना है, पल्मनरी आर्टरी। अभी तुरंत रट लीजिए इसको, मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, तो रटने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अकेला पल्मनरी आर्टरी है बच्चों जो CO2 कैरी करता है, ठीक बात। वेन, वेन इससे थोड़ा थिन होता है ना, मतलब इसका जो है, जो थिकनेस है, थिकनेस जो है, थिकनेस इज मॉडरेट, यानी कि कैपिलरी से थोड़ा मोटा और आर्टरी से थोड़ा पतला, ठीक है। ये सॉफ्ट होता है, ये टाइट होता है आर्टरी, ये सॉफ्ट होता है। इसमें CO2 वाला ब्लड कैरी करता है, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हो,
ठीक बात। एक अकेला एक्सेप्शन है, एक अकेला एक्सेप्शन है, जैसे आर्टरी वाले में था, वो है पल्मनरी वेन, जो कि ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी बच्चों, तो ये टिश्यू में पाया जाता है, फाउंड इन टिश्यू, और ये कनेक्शन है आर्टरी और वेन के बीच का, कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ठीक है, और ये थिनेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो ये 3 टाइप के ब्लड हो गए। अब मैं आपको जो एक्सेप्शन वाला है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, रटने की क्यों ज़रूरत है जब मैं हूँ। एक बात समझिए, जैसे बच्चों मान लीजिए कि ये हार्ट है, तो हार्ट में नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। मैंने बताया था वेंट्रिकल्स का काम होता है बच्चों ब्लड को पंप करना। ब्लड को क्या करना है बच्चों? पंप करना। पंप का मतलब ब्लड को आउट भेजना है, बाहर करना है, जिसके लिए इसमें क्या होना चाहिए? फोर्स की ज़रूरत है, प्रेशर की ज़रूरत है। बात समझ रहे हो? दूर भेजना है तो नीड्स फोर्स, फोर्स तो चाहिए भाई। अब मुझे बात बताओ, क्या वेन इतना फोर्स झेल पाएगा? नहीं ना। बस आर्टरी का काम बस इतना है कि वो मोटा है, उसमें प्रेशर रहेगा, वो झेल लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें CO2 वाला ब्लड है कि ऑक्सीजन वाला। हाँ, वो लकीली क्या हुआ कि सारे के सारे आर्टरीज में ऑक्सीजन वाले ब्लड चले जाते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि अभी मैंने बताया इसका एक ही काम होता है कि वो बाहर ब्लड को फोर्सफुली लेके जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान दीजिएगा, नीचे 2 वेंट्रिकल्स थे, राइट वेंट्रिकल था, लेफ्ट वेंट्रिकल था। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा था, जाहिर सी बात है इसमें ऑक्सीजन होगा। राइट वेंट्रिकल जो है ये ब्लड पंप कर रहा था लंग्स को, क्योंकि वहां पे ब्लड वापस जाना जरूरी था, क्योंकि CO2 को देना था। अब मुझे बताओ, आखिर ब्लड निकल रहा है ना हार्ट से, तो इसमें भी तो प्रेशर होगा, फोर्स होगा, तो दैट इज वाई दिस इज आर्टरी। याद रहेगा? तो pulmonary artery is the only artery which carries deoxygenated blood from heart to lungs. याद रहेगा? And pulmonary vein is the only vein which carries ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू। अब बताओ, लंग्स से ब्लड को नीचे आना है तो उसमें प्रेशर की क्या जरूरत है? आसानी से आ जाएगा, इसीलिए ये वेन है। दैट्स इट। अब मैंने जो अभी आपको बताया कि कैपिलरीज जो है वो फटते हैं, कई बार ऐसा होता है। कैपिलरी हाई प्रेशर होगा, हाई BP, तो फट। आपने ब्रेन हैमरेज सुना होगा, ब्रेन हैमरेज। हैमरेज वर्ड जो है बच्चों, वो एक्चुअली इसका मतलब होता है ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग बाय द रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल। तो ये क्या होता है ना, जब आदमी बहुत टेंशन में आ जाता है या स्ट्रेस ले लेता है, हाई BP हो जाता है, तो ब्रेन में जो कैपिलरीज हैं वो रप्चर कर जाते हैं, फट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको CVA हो सकता है, सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट, और जिससे ब्रेन पैरालाइज्ड भी हो सकता है, बॉडी पैरालाइज्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्लड वेसल्स वाला टॉपिक भी बच्चों क्लियर हुआ है ना। ब्लड वेसल्स में आर्टरी जो सबसे थिकेस्ट है पूरे बॉडी में, यही मूव करता है ब्लड को लेके। अब बच्चों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है ब्लड। देखिए बच्चों, ब्लड की जब हम बात करते हैं तो ब्लड, सबसे पहली चीज़ क्या याद रखेंगे? तो कहेंगे सर ये एक फ्लूइड है, द्रव जैसा है, और ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू याद रखिएगा। कनेक्टिव टिश्यू बच्चों इसको बोलते हैं, ऐसे सेल्स का ग्रुप। टिश्यू किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं, 9th क्लास में पढ़ा। बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर के कुछ नए टिश्यू का फॉर्मेशन करते होंगे, स्ट्रक्चर का, उसी को टिश्यू कह देते हैं। आप अपने बॉडी से अब सेल्स नहीं निकाल सकते हैं, आप टिश्यू नहीं, कोई भी पार्ट नोचिए वो टिश्यू होगा, आप फिर माइक्रोस्कोप में देखिएगा तब जाकर के आप उसमें सेल दिखाई देगा। समझ रहे बात? तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड केमिस्ट्री आर कॉल्ड टिश्यू। मतलब एक जैसे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन सेम हो, केमिस्ट्री सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे? टिश्यू। तो कनेक्टिव का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, कि इसमें फ्लूइड होगा, मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स
सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड, मतलब सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। और फिर मैट्रिक्स में सेल्स होंगे, दैट, बस यही याद रखिए, यही होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और ये पूरे बॉडी में फैले होते हैं। पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू का ही अमाउंट है, इनका ही क्वांटिटी सबसे ज़्यादा। पूरा बोन, स्केलेटल सिस्टम कनेक्टिव टिश्यू के ही पार्ट हैं। 9th वालों को मैं पढ़ाऊंगा वैसे ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या याद रखिएगा कि ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एकदम याद कर लीजिए। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी लोग इसको बोल देते हैं। चलिए, तो ब्लड का कंपोनेंट क्या है, मतलब ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं। तो बच्चों इसमें रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, जो कि ऑक्सीजन कैरी करेगा हीमोग्लोबिन की मदद से। वाइट ब्लड सेल्स होंगे जिनको डब्ल्यूबीसीज कहेंगे, ये इन्फेक्शन से फाइट करेंगे। प्लेटलेट्स होगा जो ब्लड कभी भी अगर कहीं से लीकेज हो गया, कहीं चोट वोट लग गया तो क्लॉटिंग बना देगा। प्लाज्मा जो मेन आपका मीडियम है ट्रांसपोर्ट का, यही फ्लूइड है, यही लिक्विड जो मैं अभी बताऊंगा, ये लिक्विड पार्ट होता है। इसी में सारी चीज़ें डिजॉल्व हो करके ट्रांसपोर्ट होती हैं, न्यूट्रिएंट्स हो, हार्मोन्स हो, वेस्ट हो। चलिए डिटेल में घुसते हैं। चलिए, सबसे पहले ब्लड अमाउंट की बात कर ले तो बच्चों ब्लड का जो अमाउंट है एक नॉर्मल अडल्ट में वो 4 to 4.5, एक्चुअली 5 ही मान लीजिए इसको, 5 लीटर तक हो सकता है। आधा लीटर कम फीमेल्स में ज़्यादा कम होता है, आधा लीटर कम ब्लड जो है फीमेल में होता है, मतलब आधा लीटर कम होता है ब्लड फीमेल्स में। उसका रीज़न ये है कि फिजिकल एक्टिविटी हमसे उनकी कम है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ की थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी ब्लड का जो अमाउंट है थोड़ा मतलब डिम रहता है, हीमोग्लोबिन भी थोड़ा डिम रहता है। तो 2 कारण है, ठीक बात। चलिए, तो ये चीज़ हो गई। अब ब्लड का आपका फंक्शन क्या है भाई, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड का फंक्शन। तो बस अभी तो बताया था, ये गाड़ी है। फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, मतलब सीधा लिख दो ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या, तो सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग, खाना पानी ऑक्सीजन हवा दवा दारू सब कुछ यही जो है ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट वगैरह बॉडी में जो कुछ भी बन रहा है, हॉर्मोन्स, वेस्ट, एवरीथिंग इज कैरीड और ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्लड का जो कंपोनेंट है वो क्या होता है। देखिए, ब्लड के कंपोनेंट की बात करें, मतलब ब्लड किन किन चीजों को मिलाकर बनता है, क्योंकि हम सीधा ब्लड को ब्लड बोल देते हैं, बॉडी से जो ब्लड निकलता है उसको ब्लड कहते हैं, लेकिन आप उसको ढंग से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें मिलेंगी। बच्चों उसमें आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगा, उसके बाद उसमें आरबीसीज देखने को मिलेंगे और डब्ल्यूबीसीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद वो ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड में कहाँ जाता है, ये प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है इसी में जा करके डिसॉल्व हो जाता है। मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब एक्चुअली ब्लड जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स का, हॉर्मोन्स का, दवाई वगैरह का, वो प्लाज्मा वेस्ट का सब प्लाज्मा में ही हो रहा है। सब प्लाज्मा में ही घुल के डिसॉल्व होके प्लाज्मा ही उसको कैरी कर रहा है। आरबीसी का काम, आरबीसी तो खुद प्लाज्मा के साथ हो गया है, डब्ल्यूबीसी तो खुद प्लाज्मा प्लाज्मा के साथ घूम रहा है, यानी घूम फ्लूइडी नेचर प्लाज्मा की वजह से है ब्लड का। मतलब ब्लड जो तरल है, फ्लूइड है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा हटा दोगे तो ब्लड सूख जाएगा, और वैसा होता भी है। कहीं पे कट लगेगा तो देखोगे कि थोड़ी देर के बाद वो सूख सूख गया है, देखते हो ना, फिर वहां पे खून सूख जाता है। तो वो क्या हो बचता है वहां पे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। एक और चीज है प्लेटलेट्स। तो ये खुद तीनों चीजें प्लाज्मा के साथ होके घूम रही, क्योंकि इनको पूरे बॉडी में घूमना है, चीजों को लेके जाना है। तो मेन मीडियम ट्रांसपोर्ट का प्लाज्मा है। समझ में आ रहा है बात, सब कुछ इसी के साथ ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट हो गया बच्चों। अब एक और स्लाइड मुझे बनाना पड़ेगा, देखिए, ब्लड। अब मैं सबका परसेंटेज आपको बता देता हूं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। प्लाज्मा, पहले हम लोग ब्लड को 2 पार्ट में बांट लेंगे बच्चों।
क्योंकि ब्लड में एक जो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है वो, और जो सॉलिड पार्ट जो सेल्स हैं बच्चों, सेल्स को, इसके ब्लड के सेल्स को सेल्स नहीं कॉर्पसल्स कहते हैं। कॉर्पसल्स और सेल्स में इतना ही फर्क होता है। मान लीजिए जो फ्लूइड अभी बताया था ना, फ्लूइड अगर आपको है, फ्लूइड है और फ्लूइड में सेल्स हैं, इसको हम लोग कॉर्पसल्स बोल देंगे, दे आर स्मॉलर देन सेल्स। ठीक है, समझ में आया बात? तो फ्लूइड में सेल्स हैं तो कॉर्पसल्स। ठीक है, तो क्योंकि प्लाज्मा फ्लूइड है, इसके अंदर ये सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं ये समझिएगा। प्लाज्मा में बच्चों, विजिबल तो है, हाँ विजिबल तो है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होगा? फ्लूइड ही है तो वाटर होगा। कंटेंट बच्चों 90 से 92% इसमें क्या होगा? वाटर। प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा होगा, प्रोटीन की जरूरत काफी ज्यादा है, मैंने बताया था। क्योंकि हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होते हैं, उसके बाद हेपेरिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, फिब्रिनोजन, ये सब प्रोटीन ही है, ब्लड को जमाने वाले, नहीं जमाने वाले। उसके बाद जो इम्यून सिस्टम के प्रोटीन्स हैं, है ना, ये बहुत सारे प्रोटीन्स, टाइप टाइप के प्रोटीन्स हैं। तो लगभग 7% प्रोटीन ही होता है। ठीक है, उसके बाद बाकी का बच गया बच्चों, तो जो भी बच गया तो अदर जो है, जैसे कि आपको सॉल्ट है, ग्लूकोज, ग्लूकोज तो बहुत कम होता है, ग्लूकोज 0.1% होता है। अब बाकी का वेस्ट टोस्ट हो गया, तो ये सब मान लीजिए इसको 1 से 2%। ये वेरिएबल होता है, पानी कम ज़्यादा पीजिएगा वेरिएबल होगा, ग्लूकोज वेरिएबल रहेगा, तो ये अमाउंट 1-2% प्लस माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, 1 से 2% सारी चीज़ों का। तो मेन कंटेंट क्या है बच्चों? वाटर। कॉर्पसल्स में यही 3 कॉर्पसल्स जो अभी बताया था आपको। आरबीसी बच्चों, नाम आरबीसी नहीं है, इसका नाम है इरिथ्रोसाइट, याद कर लीजिए इसको। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। कॉर्पसल्स कहिएगा, सेल्स नहीं कहिएगा। उसके बाद डब्ल्यूबीसीज आते हैं, जिनको हम लोग बच्चों कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहेंगे बच्चों? ल्यूकोसाइट्स, जिसे आप शॉर्टकट में डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। देन कम्स थ्रोम्बोसाइट्स, देन कम्स थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको आप शॉर्टकट में क्या कहेंगे? प्लेटलेट्स। ठीक है बात? अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले बच्चों इरिथ्रोसाइट्स की, यानी कि आरबीसीज की। मैं इरिथ्रोसाइट लिखता हूं ताकि दिमाग पे हिट करे और आपको याद हो जाए इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज। सबसे पहले बच्चों याद करिए कि न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अदर ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे सेल्स के जो पार्ट्स हैं ये भी एब्सेंट होते हैं। मैं इसका रीज़न बता दूंगा, टेंशन न लीजिए। उसके बाद क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ये जिंदा रहने के लिए एन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी कि जो भी इसको जिंदा रहना है तो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के ही ब्रेक डाउन करेगा ये, तो ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। हाँ, उसके बाद इसका जो शेप है वो बाई कॉनकेव होता है, ये याद कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, केव का मतलब क्या होता है? धंसा होना, ऐसे। बाई मतलब दोनों साइड से, बस इसको इस तरह से करके ऐसे बना दीजिए, यानी कि थोड़ा सा सर्कुलर करना है तो ऐसे ओहो हो, इस तरह का, बस थोड़ा सा अंदर से धंसा देना। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो है ही नहीं, स्पेस। अच्छा, अब मैं बता दूं, आखिर ये न्यूक्लियस नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्यों? इसको स्पेस की ज़रूरत है, जस्ट टू इंक्रीज स्पेस। किसके लिए बच्चों? हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। क्योंकि आरबीसी का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है? आप लोग नोट करते चलिएगा प्लीज। फंक्शन क्या है? तो कहेगा सर कैरी ऑक्सीजन, कैरी ऑक्सीजन। अब देखिए, आरबीसी ये काम खुद नहीं करता है। आरबीसी में, जैसे आरबीसी है, इसमें बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको एचबी से हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं। इस एचबी के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो दैट इज हीमोग्लोबिन जो आपको क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। आपको पता है एक हीमोग्लोबिन जो है ये 4 ऑक्सीजन एटम कैरी कर सकता है, और 1 आरबीसी में 1 करोड़ तक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि एक आरबीसी 1 करोड़ से 4 जोड़ दीजिए, सोच लीजिए कितना ज़्यादा ऑक्सीजन आइटम कैरी हो रहा है बस एक आरबीसी से। और एक और चीज़, आप इसको स्मॉलेस्ट सेल भी कंसीडर कर सकते हो स्पर्म के साथ। वैसे स्पर्म स्मॉलेस्ट सेल होता है, लेकिन इसको भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा इसका काम। तो आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, तब जा करके पूरे बॉडी में आरबीसी के थ्रू हीमोग्लोबिन कैरी करता है। ठीक है, मलेरिया में बच्चों, मलेरिया में आरबीसी ही अफेक्टेड होता है। आरबीसी को ही मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है इसी को घर बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, जो कि एक कह सकते हैं आप प्रोटोजोआ है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन। ठीक है बात। बच्चों एक और चीज़ याद रखेंगे, एक्सेप्शन, ये पूछा हुआ है। मतलब 2 ऐसे एनिमल्स हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब वो 2 एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? तो बच्चों एक कैमल है, ऊंट, और इसी का एक प्रजाति है लामा। बस 2 ही याद रखिए। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ूं। बहुत बढ़िया। अब हम लोग बच्चों WBC की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों WBCs, जिसको मैंने क्या बताया था? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब ही होता है कलरलेस, और ये कलरलेस होते हैं, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता है। वन मोर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज, हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी रेड कलर का होता है। तो बच्चों इनका काम क्या होता है? बिल्ड अप इम्यूनिटी। हमारा इम्यूनिटी यही बिल्डअप करते हैं, मतलब बीमारी से यही बचाते हैं। अब कौन सी बीमारी से? बच्चों इन्फेक्शियस बीमारी से। इन्फेक्शियस बीमारी कई तरह, अब तुम गिर के हाथ पैर तोड़वा लोगे तो उससे ये थोड़ी बचाएगा तुमको। तुम्हारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ ये सब घुसेगा तो तुमको इन्फेक्शन होगा, जिससे कि ल्यूकोसाइट्स WBCs फाइट करेंगे। ठीक बात। ये इरेग्युलर शेप के होते हैं, इरेग्युलर इन शेप। 12th क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। इरेग्युलर इन शेप इरेग्युलर होता है ताकि किसी बंधन में ना बंधे। अमीबोइड शेप का हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, किसी शेप का नहीं होता है ताकि कहीं भी घुस जाए, स्क्वीज करके कहीं भी घुस जाए, इन्फेक्शन से फाइट कर सके। अच्छा एक और बात, WBC अलग नहीं है, ब्लड में ही है, क्योंकि वाइट कलर का है, वाइट है तो ये दिखता नहीं है। ठीक है, जो ब्लड तुम्हारा निकलता है, नहीं मत समझना WBC अलग से निकलेगा, उसी में WBC रहता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही जरूरी है। अब बच्चों प्लेटलेट्स के बारे में जान लो। प्लेटलेट्स जो है बच्चों, प्लेटलेट्स जो है बच्चों, इनका जो काम है, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, याद रहेगा। बस इतना याद रखना है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना है। तो ब्लड के टाइप्स मैंने बता दिए, आरबीसीज, WBCs और प्लेटलेट्स। तो ब्लड हमारा आज कंप्लीट हुआ। फिर दूसरी वीडियो में बच्चों हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे।